विशेष मेहमान हैं हमारे साथ। प्रोफेसर भट्ट सर हैं और प्रोफेसर भट्ट सर को से मुलाकात करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये प्रोफेसर भट्ट साहब भी अपने समय में नेट क्वालिफाई हैं और ये स्पेशली ये जो सीरीज़ है बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए, कि प्रोफेसर भट्ट आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से आप नेट की तैयारी करें, कैसे आप क्वालिफाई होंगे। सर का बहुत अच्छा कैरियर रहा है, आपने काफ़ी मतलब मेहनत किया है और अभी भी सृजनशील हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, बच्चों को गाइड भी करते हैं। तो आज प्रोफेसर भट्ट सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बच्चों को ये बताइए कि किस प्रकार से वो नेट क्वालिफाई करें, ये और इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्कोप है, थोड़ा ये भी आप। तो सर आप बच्चों से मुखातिब होइए जी। धन्यवाद प्रोफेसर अफरोज सर। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आप ये भी कह सकते हैं कि आज की लाइफ जो है, जो व्यवहारिक लाइफ है, वो बिना इकोनॉमिक्स के आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए कहा भी जाता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी का जो मेन थर्मामीटर बोल सकते हैं, बैरोमीटर बोल सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स है जी। बेसिक पकड़, अगर पकड़ ना सही तो कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज हमको अगर इकोनॉमिक्स के बारे में हो जाता है, बेसिक्स के बारे में, तो वो हमारे लिए आगे फ़ायदेमंद ही होती है। जहाँ तक नेट क्वालिफाई करने की बात है या नेट की तैयारी करने की बात है, तो इकोनॉमिक्स वैसे भी अपने आप में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, परंतु इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अलग होने की वजह से, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी ही अलग है, इस वजह से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के प्रति व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट जो है जल्दी से उसकी तरफ आता नहीं, अट्रैक्ट नहीं, मतलब साइंटिफिक टर्म उसमें बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। और यही एक कारण है कि इकोनॉमिक्स में एमएससी भी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एमए भी होता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो ये प्राइड का विषय है कि भाई इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम साइंस का स्टूडेंट आज की डेट में कम से कम, क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमिक्स एक नई ब्रांच आने लग गई हैं, वो है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। अच्छा। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या हो रहा है सर कि उनमें इकोनोमेट्रिक्स एक अलग ब्रांच आकर के उसमें आप एमएससी एमए कर सकते हैं। अच्छा। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी आप अलग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांच। हाँ, और वो कंसीडर इकोनॉमिक्स ही होगा। इकोनॉमी इज द व्हील ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमी के बिना तो कुछ है ही नहीं, बैकबोन है ना सोसाइटी का। अरे जितने भी कंपनियां चल रही है, फ्लिपकार्ट चल रहे हैं, अमेजन चल रही है, बिना इकोनॉमिक्स के थोड़ी चलेगा। सोसाइटी भाई खाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल, बेसिक तो वही है, इकोनॉमिक्स ही है। तो इकोनॉमी का एक तो ये है कि बहुत बड़ा स्कोप है पूरा, मतलब एज ए होल बताइए कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या कर सकते हैं और फ्यूचर क्या है, और साथ में ये बताइए नेट के लिए क्या क्या, कौन सी किताबें उपयोगी है, दोनों को आप ध्यान में रख के। कौन सा उधर है इस रूम में? हाँ ठीक है। इकोनॉमिक्स में सर, इकोनॉमिक्स में करियर के लिए तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं सर। बताइए। यदि आप एमए हैं इकोनॉमिक्स से तो आप डायरेक्ट आर्थिक सेवा में जा सकते हैं, भारतीय आर्थिक सेवा, आईईएस एक सेवा होती है, इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं, जो कि आईएएस के इक्विवेलेंट मानी जाती है। बेशक बेशक। और उसमें बेसिक कंडीशन ये होती है कि वही जैसे यूजीसी मांगती है, नेट के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो वहाँ भी 55% मार्क्स विद पीजी होना चाहिए, परंतु उसकी एक कमी है कि वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होती है। अच्छा अच्छा। वो हिंदी मीडियम में नहीं होती है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होती है। जी जी। परंतु अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट सही ढंग से कर लेता है तो वो बहुत अच्छा वो बन जाता है, क्योंकि आगे उन्होंने आर्थिक सचिव से लेकर के योजना आयोग में सब जगह उन्होंने ही जाना है, जो आर्थिक पोस्ट है बड़ी बड़ी इंडिया लेवल की, उनको उन्होंने ही संभालना है। दूसरी बात आती है कि आप यदि आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैथ्स, ये तीनों को स्लैश करके इंटर रिलेटेड करके एक ही क्वालिफिकेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या मैथ्स। ठीक है सर। तो यदि आप जाना चाहते हैं आरबीआई में, तो आरबीआई में ग्रेड 2 ऑफिसर्स की वो होती है, भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है। उसमें भी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। तो वो 200 नंबर का पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है 200 नंबर का,
और उसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन होते हैं, दोनों में आप एग्जाम दे सकते हैं। परंतु आप लगा लीजिए आरबीआई में यदि आप चले गए हैं तो आरबीआई की क्या स्थिति होगी, आपकी स्थिति कितनी बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया होगी। ग्रेड 2 ऑफिसर होता है, बेशक बेशक, ठीक। और दूसरा आता है ग्रेड 1, उसी में मतलब 2 पद उसमें आते हैं। और बाकी बैंकिंग, उसके नीचे के जो कमर्शियल बैंकिंग्स हैं उसमें तो आप जा ही सकते हैं पीओ बनने के लिए, तो उसमें भी क्वालिफिकेशन भले ग्रेजुएशन है, परंतु इकोनॉमिक्स से अगर कोई यूजी या पीजी है तो उसको साइकोलॉजिकली प्रेफरेंस दे दिया जाता है, क्योंकि वो सिस्टम को पहले से जानता है, ठीक है। और बाकी चीजें स्टेट लेवल पे आप पीसीएस आईएएस वगैरह ये तो एक मिनट, हाँ, स्टेट लेवल पे आप पीसीएस दे सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे आप आईएएस के एग्जाम्स दे सकते हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के इकोनॉमिक्स में, ठीक है सर जी। अब जहां तक नेट की बात है सर, नेट एक्चुअली में ये नेशनल लेवल का एग्जाम होने के कारण आज की डेट में तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है परिपाटी। हमने तब निकाला था नेट जब 3 पेपर हुआ करते थे, बेशक। पहला वाला 1.25 घंटे का, फिर 1.25 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का। हम लोग वो ज्यादा टफ था, ये भी बता दें। वो तो बहुत टफ था। आप ये समझ रहे हैं कि आपका इसमें नंबर से छूट जा रहा है या आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं या कुछ नंबर से कम हो जा रहा है, प्रयासरत हैं। हम लोगों ने इससे बहुत ज्यादा गुना 5 टाइम्स बिल्कुल ज्यादा टफ एग्जाम निकाले हैं। वो सब्जेक्टिव होता था और लिखना टफ था, 10 में 10 क्वेश्चन कोई लिख के नहीं आता था। ऑब्जेक्टिव पहले क्वालिफाई करोगे तब सब्जेक्टिव चेक होगा। अब पहले ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करोगे तब सब्जेक्टिव चेक होगा। ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था, मतलब दोनों क्राइटेरिया था। बिल्कुल 50 नंबर इसमें आते थे, जनरल वाले में 50 नंबर, ऑब्जेक्टिव वाले में ये दोनों अगर आपने वो कर दे क्वालिफाई तब थर्ड कॉपी चेक होगी जो डिस्क्रिप्टिव होता था। 200 नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आज तो सारा ऑब्जेक्टिव है, आज आसान हो गया है, एक पैटर्न है। बिल्कुल जी जी। तो ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली में अगर देखा जाए तो फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर गलत है तो गलत है, 0 है, और अगर सही है तो पूरे नंबर है। हाँ। तो बेनिफिट ज्यादा देखा जा रहा है, बेनिफिट ज्यादा है ना पहले के कंपैरिजन में। हाँ। अगर आपने बहुत अच्छा भी लिख दिया और 50 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा 60 नंबर का क्वेश्चन आता था सर, तो 60 में से 60 तो देगा ही नहीं हो ना, 60 में से मुश्किल से 30 देगा, 40 देगा, 35 देगा। में एक नुकसान है कि आप कितना अच्छा लिखोगे, 100 नंबर तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल 30 में आपको 20 ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ सर कि बहुत लेबर की जरूरत है जी, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करना है, पॉइंट नंबर 1। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ही टॉपिक को कई सारी बुक से पढ़ना है जी, कॉन्सेप्ट को तभी बेसिक्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट को बेसिक को क्लियर करना है। कोई एक बुक किसी भी एक राइटर की, चाहे आप एचएल आहूजा चाहो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उनको आप बेसिक बना दो। बेसिकली में अच्छी जो किताबें हैं वो एस चांद की बुक हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में आती है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी में हो, चाहे वो मैक्रो लेवल की हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो, पब्लिक फाइनेंस की हो। एस चांद पब्लिशर है, न्यू दिल्ली से पब्लिश करता है। अगर उसकी किसी भी राइटर की बुक, ज़्यादातर से नेशनल राइटर्स वो करते हैं, लिखते हैं वहाँ पे, तो उनकी कोई भी बुक यदि आप लेना चाहें तो उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एस चांद की बुक जो है ऑथेंटिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे अच्छे राइटर लिखते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स में उनकी किताब आप ले सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको फॉरेन राइटर की बुक चाहिए तो उसमें आप कॉर्सनीस हैं एक राइटर जो ब्रिटेन के हैं, और वो अच्छी किताब है उनकी भी, माइक्रो इकोनॉमिक, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। और इसके अलावा 2-3 किताबें हैं, एक है ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस समय अभी, फॉरेन राइटर में ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो मैं अभी कोई नहीं, मेरे को ध्यान आ जाएगा। इंडियन राइटर के बता दीजिए। इंडियन राइटर में मिश्रा एंड पुरी है, एस चांद है, सॉरी एचएल आहूजा है, अनुपम अग्रवाल है, दत्ता एंड सुंदरम है। ये सारी किताबें, ये आप पहले दत्ता एंड सुंदरम स्पेशलाइज थे इंडियन इकोनॉमी पे, और मिश्रा एंड पुरी भी थे इंडियन इकोनॉमी पर। आज की डेट में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इस पे भी निकाल रहे हैं, ब्रांचेज में वो सब किताब ले सकते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे राइटर हैं। बोलने का मतलब है कि नेशनल लेवल के राइटर से बुक अगर पढ़ते हो तो वो ज्यादा फायदेमंद आपको नेट के लिए होगा, बेशक, या सिविल सर्विसेज के लिए होगा, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की। तो मेरे हिसाब से मेहनत सबसे पहला काम है। दूसरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले शुरू से
करो, मतलब छोटी लेवल की किताबें पढ़ो और फिर एनसीईआरटी से लेकर के फिर ऊपर बढ़ते जाओ, फिर नेशनल इंटरनेशनल राइटर पे बाद में जाओ। अगर आप पहले इंटरनेशनल राइटर पे चले गए तो फिर आपकी समझ में जल्दी से नहीं आएंगी चीजें। बेहतर है कि एनसीईआरटी से शुरू करो, NCERT 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। बिल्कुल उसको लो, फिर दत्तात्रेय सुंदरम, एस चांद पब्लिशर की किताबें, वो सब आप ले लो। बिल्कुल। तो ये सारी किताबें यदि आप पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं। हाँ जी सर, तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ना इसको फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन बातें बताई है नेट के लिए भी, और स्कोप बताया आपने इकोनॉमिक्स का जी। तो मैं फिर अगर किसी विद्यार्थी का कोई कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सर के पास लाऊंगा और सर से हम इंक्वायरी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।